हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल एंसेंबल। एंसेंबल के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, लेकिन आज हम डिटेल में एंसेंबल क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे और साथ में हम पार्टीशन फंक्शन क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे आगे, और लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल स्टैटिक्स, क्योंकि अभी तक जितने भी लेक्चर्स मैंने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बनाए हैं वो क्लासिकल स्टैटिक्स ही यूज किए मैंने, अभी क्वांटम स्टैटिक्स स्टार्ट नहीं की है। ठीक है, तो क्लासिकल स्टैटिक्स के लिए क्या लिमिटेशन है, आप कहाँ लगा सकते हैं वो सब ये तो आपको पता है कि आइडेंटिकल और डिस्ट्रीब्यूशनल पार्टिकल के लिए है, लेकिन हम उसको मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि किस जगह पे आप क्लासिकल स्टैटिक्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें पहले पढ़ना है कि एंसेंबल क्या होता है। देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ये भी बताया था व्हाट इज मैक्रोस्टेट और व्हाट इज माइक्रोस्टेट, ये मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता दिया था, और साथ में आपको ये भी बताया था व्हाट इज थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। किसी भी मैक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्ड जितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होती है वो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो ये सब चीजें आपको क्लियर हैं, और एग्जांपल्स से मैंने आपको ये भी बताया था कि कितने नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट पॉसिबल हैं, कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पॉसिबल हैं। अगर आपके पास लिमिट मतलब 3 या 4 या 5 नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो आप निकाल के एग्जांपल से समझाया था। लेकिन अगर आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल है फ्रेंड्स, n बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप एक अपना सिस्टम ले रहे हैं गैस, ठीक है, और गैस में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। 1 मोल में भी आपको पता है कि एवोगैड्रो नंबर के इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। लेकिन अगर आपने एक सिस्टम लिया है, एक कंटेनर लिया है, उस कंटेनर के अंदर आपने गैस को फिल किया है और वो गैस जो है वो क्लासिकल गैस है, ठीक है, तो उस क्लासिकल गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हम, और साथ में ये भी मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक्स और डायनामिक सिस्टम जिसे कहते हैं, तो गैस हमारी डायनामिक सिस्टम है, उसमें मॉलिक्यूल हर समय मोशन में रहते हैं, ठीक है ना। कोई भी, पिछले लेक्चर से हमने ये भी समझ लिया कि कोई भी जीरो वेलोसिटी का मॉलिक्यूल नहीं होता है, दैट मींस कि हर एक पार्टिकल के अंदर थोड़ी सी वेलोसिटी है, ठीक है। अगर डायनामिक स्टेट में है तो मैंने आपको बताया था किसी भी सिस्टम की जो स्टेट है वो आप कैसे स्टडी करते हैं, फेज स्पेस में। तो आपको मैंने फेज स्पेस, म्यू स्पेस, गामा स्पेस ये सब भी बताए थे। फेज स्पेस 6 डायमेंशनल स्पेस होते हैं जिसमें 3 कोऑर्डिनेट आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं और 3 कोऑर्डिनेट मोमेंटम के होते हैं, ठीक है, ये आपने अच्छे से समझ लिया था। तो जब हम किसी गैस की स्टडी कर रहे हैं और फेज स्पेस में इसको यूज कर रहे हैं तो मोमेंटम से आपको एनर्जी मिल जाती है, और वो भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि हम जब मोमेंटम, क्योंकि एनर्जी को बताता है, तो हमने इस पूरे गैस कंटेनर को अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि फेज स्पेस में, मोमेंटम स्पेस में आपको एक स्फीयर मिलता है, ठीक है, वो स्फीयर की इक्वेशन आती है। अगर आपको ये सब चीजें नहीं आ रही है समझ में तो आप मेरे पिछले लेक्चर अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं आपको थियोरेटिकली इसलिए बता रही हूँ कि बार बार उन चीजों को अगर रिपीट करेंगे तो जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि यही चीजें हमें, ये मैं सिर्फ उनको रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है। तो मेनली क्या है कि आपने जो स्फीयर बनाया है, एनर्जी का स्फीयर या मोमेंटम का स्फीयर, उनको आपने इक्वल थिकनेस के शेल्स में डिवाइड किया था, उन्हें कंपार्टमेंट कहा था और उनमें n नंबर ऑफ पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट किया था। ये चीज इसलिए डिस्कस की है कि आपने एक मैक्रोस्टेट ली थी जिसमें E1 एनर्जी स्टेट में n1 नंबर ऑफ पार्टिकल गए थे, E2 एनर्जी स्टेट में n2 नंबर ऑफ पार्टिकल गए थे, ठीक है ना। तो एक मैक्रोस्टेट ली थी आपने, लेकिन मैक्रोस्टेट तो फ्रेंड्स बहुत सारी हो सकती है। हो सकता है कि E1 एनर्जी स्टेट में, पहले एनर्जी स्टेट में कुछ और नंबर ऑफ पार्टिकल गए हो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास मान लिया 4 नंबर ऑफ पार्टिकल हैं और 2 कंपार्टमेंट है, तो आपके पास तो बहुत सारी मैक्रोस्टेट है ना, 5 मैक्रोस्टेट होती हैं। एक यहाँ पे 1 जाए, यहाँ पे 3 जाए, यहाँ पे 0 जाए, यहाँ पे 4 जाए, ये वाला जो एग्जांपल हम लेके हमेशा करते हैं, यहाँ पे 2 जाए, यहाँ पे 2 जाए, तो 4 नंबर ऑफ पार्टिकल की कॉरस्पॉन्ड अगर 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करना हो तो 5 नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट मिल रही है। इसी तरह से बहुत सारे एनर्जी के कंपार्टमेंट जो आपने बनाए हैं उनमें n नंबर ऑफ पार्टिकल को आप डिवाइड करते हैं तो आपकी बहुत सारी मैक्रोस्टेट होती है, ठीक है। वो मैक्रोस्टेट वैसे आइडेंटिकल होंगी, ठीक है। आइडेंटिकल कैसे, क्योंकि अगर आपने कहा है कि आपके पास 4 नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो आप 4 नंबर पार्टिकल को तो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रहे हो, यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल तो 4 ही हैं, तो ये कंस्ट्रेंट की कंप्लीट कर रहा है कि इससे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें नहीं आए। साथ में अगर आपने कहा एनर्जी फिक्स है तो आपने एनर्जी के डिफरेंट कंपार्टमेंट बना दिए हैं। तो एक मैक्रोस्टेट अगर आप ले रहे हैं, मैक्रोस्टेट को आप जनरली इससे डिनोट करते हैं ओमेगा से, तो ये जो आपने लिया मैक्रोस्टेट, चाहे वो आप n1, n2, n3 और आपने k कंपार्टमेंट लिए हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के ले लें, या आपने एक मैक्रोस्टेट ली n1 डैश, n2 डैश,
NK डैश, K की kth में NK डैश गए हैं। फिर आपने एक मैक्रोस्टेट ली, तो आपके पास बहुत सारे मैक्रोस्टेट है फ्रेंड्स, क्योंकि n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो अप्रोक्सीमेटली n+1 नंबर ऑफ आपके पास मैक्रोस्टेट है, और हर एक मैक्रोस्टेट की कॉरस्पॉन्ड बहुत सारी माइक्रोस्टेट है। तो इस तरह से गिब्स ने इन चीजों को हैंडल करने के लिए एंसेंबल की थ्योरी दी थी। ठीक है, गिब्स ने दी थी ये थ्योरी। तो इसमें उन्होंने बोला कि हम ये मान लेते हैं मैक्रोस्कोपिकली सारे सिस्टम एक जैसे हैं, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स है, एनर्जी फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, इन 5 मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी के बेस पे इन मैक्रोस्टेट को हम डिवाइड कर सकते हैं। मान लिया हमने N, V और E, इसके बेस पे ये फिक्स है, N वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर एंड E ऑफ द कंटेनर। एक मैक्रोस्टेट को आपने एक सिस्टम बोला, दूसरी मैक्रोस्टेट को दूसरा सिस्टम बोला, तीसरी मैक्रोस्टेट को तीसरा सिस्टम बोला। तो इस तरह से बहुत सारे सिस्टम का आपने कलेक्शन किया, दिस इज कॉल्ड एंसेंबल। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, ये एक जो आपका पार्ट है, एक कंटेंट है या एक सिस्टम है, इस एंसेंबल के अंदर ये रिप्रेजेंट करता है एक मैक्रोस्टेट को, ये दूसरी मैक्रोस्टेट को। तो इस तरह से बहुत सारे मैक्रोस्टेट हैं और उसके एक मैक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्ड बहुत सारे माइक्रोस्टेट हैं, तो माइक्रोस्टेट फेस पॉइंट से रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, माइक्रोस्टेट आपको पता है, अगर 2 नंबर ऑफ कंपार्टमेंट होते तो 2 की पावर n, ये मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है फ्रेंड्स, उसमें आप देख सकते हैं मेरे पहले लेक्चर्स में। और अगर k नंबर ऑफ कंपार्टमेंट है तो k की पावर n, कैपिटल N, क्योंकि नंबर ऑफ आपके पार्टिकल ये क्योंकि आपके 4 है तो 2 की पावर 4 हो गया, और इसमें k कंपार्टमेंट है, k की पावर n नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हो गई। तो एक मैक्रोस्टेट की कॉरस्पॉन्ड बहुत सारे माइक्रोस्टेट हैं, उन माइक्रोस्टेट को आपने फेस पॉइंट से रिलेट कर दिया है, और हर एक मैक्रोस्टेट को आपने सिस्टम मान के आइडेंटिकल सिस्टम का कलेक्शन किया है। तो इस चीज को बोलते हैं एंसेंबल। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एंसेंबल क्या होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एंसेंबल। देखिए फ्रेंड, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में 3 टाइप के एंसेंबल बनाए थे गिब्स ने, 3 तरह के एंसेंबल की थ्योरी दी थी, क्योंकि ये 3 एंसेंबल ही सफिशिएंट होते हैं किसी भी सिस्टम की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को निकालने के लिए। देखो आप क्या करते हो, आप ये कहते हो ये तो आइसोलेटेड है आपका सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स हैं, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता सराउंडिंग के साथ, वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, या आप इस तरह से कोई सिस्टम ले सकते हैं जिसमें वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दैट मींस कि टेम्परेचर का तो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक, सॉरी हीट एनर्जी का तो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल भी एक्सचेंज नहीं हो रहे, वॉल्यूम भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। या एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि आपका ओपन सिस्टम हो, ओपन सिस्टम में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल भी फ्लक्चुएट करेंगे, ठीक है, और टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो हमें हर जगह लेना है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही स्टडी करते हैं, थर्मोडायनामिक्स में भी जितनी भी थर्मोडायनामिक्स आपने पढ़ी है वो सारी इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही आपने स्टडी की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही कहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल अगर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, दैट मींस कि आपका सिस्टम क्लोज सिस्टम तो है। सॉरी, एक कंडीशन आपने ली आइसोलेटेड, सेकंड कंडीशन ली आपने क्लोज सिस्टम, थर्ड ली आपने ओपन सिस्टम। इसके अलावा तो कोई सिचुएशन नहीं बन सकते हैं। तो इन्हीं सिचुएशन के बेस पर 3 टाइप के एंसेंबल को गिब्स ने दिया, और तीनों को अलग अलग नाम दिया। फर्स्ट आपने कहा माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, सेकंड कैनोनिकल एंसेंबल, और थर्ड ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल। तो अब हम इन तीनों एंसेंबल को किस तरह से दिखाया रिप्रेजेंट किया जाता है इसको देखेंगे, और साथ में इनका पार्टीशन फंक्शन क्या होता है इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल की। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, इसमें हमने कहा है कि हमारे पास एक सिचुएशन है कि सिस्टम आइसोलेटेड हो। ठीक है, 3 तरह से सिचुएशन बनानी है। एक तो आइसोलेटेड हो आपका सिस्टम, एक आपका सिस्टम क्लोज्ड हो, ठीक है, और एक क्या हो, ओपन सिस्टम। तो ये 3 तरह की सिचुएशन में हमें अलग अलग एंसेंबल को डिफाइन करना है। उसके थ्रू आपका जैसा भी सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग आप थर्मोडायनामिक पैरामीटर को निकाल सकते हैं। तो आइसोलेटेड में नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है, कोई भी सिस्टम है उसमें कंडीशन लगा दी आइसोलेटेड तो है, साथ में
सिस्टम के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज भी नहीं हो रखा है। सिस्टम किसे बोला है आपने? डिफरेंट मैक्रो स्टेट को। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। ऐसे नहीं करना है कि कई सारे सिस्टम आपने अलग अलग बनाए कि भाई n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, E एनर्जी है, तो आपने एक गैस का लिया, दूसरा सिस्टम पुट किया, तीसरा से, ये आपके डिफरेंट मैक्रो स्टेट है जिन्हें आपने एक साथ कंसीडर किया है। ठीक है, गामा स्पेस मैंने आपको बता दिया था, म्यू स्पेस, गामा स्पेस आपका 6 डायमेंशनल स्पेस होता है जिसमें आपका एक सिंगल पॉइंट n पार्टिकल्स के मूवमेंट को बता सकता है। ठीक है, वो भी मैंने आपको डिस्कस किया है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल का। इसमें जो आपके सिस्टम है उन्हें आप कहते हो कि आपने एनवायरनमेंट से आइसोलेट एक चैम्बर लिया है और उसमें बहुत सारे सिस्टम को एंसेंबल किया है ऐसे। ये बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ये डिफरेंट मैक्रोस्टिक को बता रहे हैं। और इसमें आपने कहा एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल एंड वॉल्यूम, EVN से याद रख लीजिए, वॉल्यूम n, EVN सबका कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि ये सब अलग अलग हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं, इन्हें कलेक्ट कर दिया। अब इसकी कंडीशन ये है कि जो इनके बीच में सेपरेशन है, ये वॉल्स हैं, इनकी कंडीशन ये है कि इम्परमेबल है। इसका मतलब है, इम्परमेबल का मतलब कि कोई भी पार्टिकल इधर से उधर नहीं जा सकता है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है हर सिस्टम के अंदर। वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब है कि ये जो वॉल है वो रिजिड है। ठीक है, और एनर्जी कांस्टेंट का मतलब होता है कि ये सब इंसुलेटिंग वॉल है, यानी कि एनर्जी किसी भी तरह से इधर से उधर नहीं फ्लक्चुएट हो रही है। तो अगर एनर्जी को कांस्टेंट रहना है तो इनकी वॉल्स, इनके बीच में जो आपको वॉल्स कंसीडर करनी पड़ेगी वो आपको इंसुलेटिंग वॉल कंसीडर करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इम्परमेबल, रिजिड एंड ये जो इंसुलेटिंग वॉल्स हैं, इस तरह से आप अगर बहुत सारे सिस्टम को एक साथ रखते हैं तो इस तरह के एंसेंबल को आप माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल बोलते हैं। फिर उसके बाद सेकेंडली आपका आ जाता है कैनोनिकल एंसेंबल। तो कैनोनिकल एंसेंबल में आपने एक रिलैक्सेशन किया कि एनर्जी को एक्चुअली कांस्टेंट रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम बनाते हैं, किसी भी तरीके से आपने जनरेट किया तो थोड़ा फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होता ही है। अगर आप किसी थर्मल इंसुलेटेड बॉक्स के अंदर आपने किसी चीज को पुट कर दिया तो आप 1 घंटा, 2 घंटा, 8 घंटे, किसी की लिमिट होती है 10 घंटे, किसी की 24 घंटे, कुछ टाइम ऐसा होता है थोड़ा लीकेज ऑफ हीट होता ही रहता है और वो जो सिस्टम होता है वो कांस्टेंट एनर्जी में नहीं रह सकता। तो ये कंडीशन कि आपका सिस्टम एकदम आइसोलेटेड हो वो बहुत मुश्किल होता है ऑब्टेन करना। कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक आप उसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो हम रिलैक्स हो जाते हैं अगर हमारा सिस्टम क्लोज है। क्लोज सिस्टम दैट मींस कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, या तो आप उसको किसी एक लार्ज हीट रिजर्वायर के साथ रख दें, लार्ज हीट कैपेसिटी के रिजर्वायर के साथ रख दें, दैट मींस कि वो टेम्परेचर को मेंटेन रखे। ठीक है, हीट लगातार सप्लाई करता रहे, उसको टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो यानी एनर्जी के जो कांस्टेंट होने की कंडीशन थी उससे आप हटा सकते हैं और आपने इस तरह के सिस्टम का कलेक्शन लिखा जो एक दूसरे के साथ थर्मल कांटेक्ट में है। तो टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स रहते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, ये जो कैनोनिकल एंसेंबल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोल्ट्जमैन ने इसी एंसेंबल को कंसीडर करके मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था, जो कि हम निकाल चुके हैं। उसमें इसी तरह का जो सिस्टम है कंसीडर किया था, क्योंकि ये जो लिमिटेशन है कि एनर्जी कांस्टेंट है यानी सिस्टम आइसोलेटेड है, ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है और इसमें आपको मिल जाता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि आप थर्मल इक्विलिब्रियम में किसी सब्सटेंस को रख सकते हैं। आप बहुत लार्ज हीट कैपेसिटी वाले रिजर्वायर के साथ इसको रख दीजिए। तो इस तरह से आपने जिस तरह का एंसेंबल बनाया है ये कैनोनिकल एंसेंबल है। इसमें आपकी जो वॉल्स हैं वो आपकी कंडक्टिंग वॉल्स हैं, ठीक है, और रिजिड हैं क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, और इम्परमेबल है यानी कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो तो कांस्टेंट ही है। थर्ड आपका ग्रांड कैनोनिकल होता है। ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल फ्रेंड्स, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल फ्लक्चुएट कर सकते हैं। आपको पता है कि आपको थर्मोडायनामिक में बहुत सारे सिस्टम को स्टडी करना है, ठीक है, तो आप ऐसी भी कंडीशन ले सकते हैं जैसे आपको मान लो कोई गैस है वो रेडियोएक्टिव गैस है, फिर उसमें क्या होगा,
कुछ टाइम बाद रेडियोएक्टिव डिके हो जाएगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो आपके फ्लक्चुएट करेंगे। या आपने दो गैस को मिक्स कर दिया, उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हुई है और कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो गए हैं, तो यानी कि एक कंडीशन आपको ऐसी भी लेके चलनी है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स ना हो, ठीक है। तो उस तरह के सिस्टम को आप ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। तो ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल में केमिकल पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इस तरह के जो बहुत सारे सिस्टम आपने बना दिए और एंसेंबल कर दिया, तो इस तरह के सिस्टम को आप ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से समझ रहे हैं ना, बहुत सारे सिस्टम आपने कलेक्ट किए हैं, इनके बीच में टेम्परेचर सेम है, दैट मींस हीट का एक्सचेंज हो रहा है, तो कंडक्टिंग वॉल्स है, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट मींस रिजिड वॉल है, कंडक्टिंग है, रिजिड है, लेकिन परमेबल है। जैसे एक मेम्ब्रेन्स होती है ना, मेम्ब्रेन से नंबर ऑफ पार्टिकल फ्लक्चुएट कर सकते हैं, लेकिन केमिकल पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो इस तरह के सिस्टम को आपने ग्रैंड कैनोनिकल सिस्टम कहा। तो हमारे पास 3 टाइप के सिस्टम हो चुके हैं, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल। अब हम ये देख लेते हैं कि एंसेंबल का यूज क्या है। देखिए फ्रेंड, अगर हमें कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम को स्टडी करना है, ठीक है, कोई गैस को स्टडी करना है और स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है, क्योंकि आपने थर्मोडायनामिक्स में तो किसी सिस्टम को स्टडी करके टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, एंट्रोपी ये सब निकाला। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आपने कहा कि एवरेज प्रॉपर्टीज ले ली, लेकिन आपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हर एक पार्टिकल को स्टडी करना है, लेकिन हर एक पार्टिकल को स्टडी करना इतना आसान नहीं है, तो आपने स्टैटिस्टिक्स लगाई। स्टैटिस्टिक्स कहाँ लगती है? जहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ कंटेंट सिस्टम होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, तो वो चीज आपने लगा कि एक स्टैटिस्टिक्स देखिए कि मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में कौन सी चीजें होती हैं, तो उन चीजों के थ्रू आपने मैक्रो स्टेट ली, और मैक्रो स्टेट कहा जो आपने लेके चल रहे थे वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में थी, और आपने कहा इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई भी मैक्रो स्टेट मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में होगी, और आपने कॉन्सेप्ट लगाया कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वल एप्रायबिलिटी, और इन सब के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने अपनी स्टैटिक्स दी थी, और उस स्टैटिक्स की हेल्प से उन्होंने वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था। तो हमने ये सारी चीजें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पढ़ी थी। तो अब हमारे पास एंसेंबल का क्या यूज हुआ कि हमारे पास 3 ही तरह के सिस्टम हो सकते हैं, या तो आइसोलेटेड हो, या क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम में आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही यूज करना है सब चीजों को, आइसोलेटेड हो, क्लोज हो या ओपन हो, ये तीनों पॉसिबिलिटी हमने यूज कर ली है। और इन तीनों के हम पार्टीशन फंक्शन देख लेते हैं क्या क्या है। उन पार्टीशन फंक्शन को यूज करके और फिर उनको मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी से रिलेट करके, यानी प्रेशर कैसे होगा पार्टीशन फंक्शन के टर्म्स में, आप टेम्परेचर कैसे निकाल सकते हैं, आप एंट्रोपी कैसे निकाल सकते हैं, तो इन सबको हम पार्टीशन फंक्शन से रिलेट कर देंगे। जब हमारे पास पार्टीशन फंक्शन होगा किसी भी एंसेंबल के अकॉर्डिंग, तो उसको हम रख के सीधे सीधे मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी पहले हम पार्टीशन फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है। देखिए पार्टीशन फंक्शन की डेफिनेशन ले लेते हैं। देखिए पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इज अ मेजर ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द सिस्टम इन फेज स्पेस, यानी फेज स्पेस में जितना सिस्टम वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है उसको हम पार्टीशन फंक्शन बोलते हैं। या फिर बेसिकली इट टेल्स यू हाउ मेनी माइक्रो स्टेट आर एक्सेसिबल टू योर सिस्टम इन अ गिवन एंसेंबल, यानी आपके पास जो एंसेंबल है उसमें कुछ कंस्ट्रेंट होगी। अगर कंस्ट्रेंट को आप हटा दो, किसी भी सिस्टम पे अगर कंस्ट्रेंट लगा देते हैं तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म हो जाती है, ये मैंने आपको समझा दिया था। और एक्सेसिबल स्टेट उसे बोलते हैं कि कितनी कंस्ट्रेंट के बाद जितनी बचती है फ्रीली, जिन स्टेट में वो रह सकता है या जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके पास होती है। तो अब ये बात हो रही है कि जितनी माइक्रो स्टेट इजीली एक्सेसिबल है सिस्टम में, उन सबको आपने ऐड कर दिया तो वो क्या बताती है, पार्टीशन फंक्शन को बताती है। या फिर दूसरी डेफिनेशन है कि इट बेसिकली मेजर वॉल्यूम occupied by the system in phase space। इसको हम एक बार मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। अब हमारे पास 3 तरह के एंसेंबल है, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रांड कैनोनिकल। तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के केस में एक तो सबसे पहली बात की पार्टीशन फंक्शन को हम मोस्टली जेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें हमने माइक्रो कैनोनिकल की बात की है। तो आपको पता है फेज स्पेस में वॉल्यूम टोटल कितना निकाला जाता है। अगर हम गामा स्पेस की बात कर रहे हैं तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो गामा स्पेस होता है वो 6 n डायमेंशनल स्पेस होता है। आपका जो म्यू स्पेस होता है वो आपका 6 डायमेंशनल स्पेस है। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला
स्पेस होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। ऐसे फेज स्पेस में जो मोमेंटम स्पेस वाला 3 डायमेंशनल है, म्यू स्पेस बनाया था वो 6 डायमेंशनल है, ठीक है, एक पार्टिकल के लिए, ठीक है। अगर आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं तो अलग से, उसके बाद जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपके पास गामा स्पेस है तो इसे 6 डायमेंशनल स्पेस होता है। अगर आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो गामा स्पेस ये रिप्रेजेंट करता है कि ये 6 डायमेंशनल स्पेस है, तो उस सब n पार्टिकल को आप एक सिंगल पॉइंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो आपने गामा स्पेस अगर यूज किया है तो वॉल्यूम अगर आप निकालने लगे तो फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे आप, Q मान लिया आपका Q जो है वो रिप्रेजेंट करता है पोजीशन कोऑर्डिनेट को, ठीक है। तो इसकी पावर 3n फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल और d p 3n। अगर इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकलेगा फ्रेंड्स, अगर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम इन गामा स्पेस का जाएगा, ठीक है। अगर इसको हमने 1/h की पावर 3n से डिवाइड कर दिया तो दैट मींस इट गिव्स द फेज पॉइंट, ठीक है। पूरे वॉल्यूम को आपने एक फेज सेल के वॉल्यूम से डिवाइड किया तो आपको क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ फेज पॉइंट, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज आ गई क्योंकि आपने कहा है कि मेजर ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सिस्टम इन फेज स्पेस। हम यहाँ पे फेज स्पेस में सिंगल पार्टिकल की बात करेंगे, लेकिन n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो हमें गामा स्पेस लेना पड़ेगा। ये आपने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ फेज पॉइंट आ गया। आपने फैक्टोरियल n से डिवाइड करते हैं क्योंकि कुछ पॉइंट्स रिपीट होते हैं, जैसे कुछ कॉम्बिनेशन रिपीट होते हैं। पार्टीशन का मतलब है, मान लिया आपने एक नंबर 4 को पार्टीशन किया तो पार्टीशन ऐसे हो सकता है 3 + 1, एक हो सकता है 2 + 2, एक हो सकता है 2 + 1 + 1। पार्टीशन तो डिफरेंट होगा। यहाँ पे आपने कंस्ट्रेंट लगा दिया है कि 3 में डिवाइड कर सकते हैं आप, केवल 2 में डिवाइड करना है, तो 2 में डिवाइड करना है तो ओके। हमारे पास 2 पॉइंट + 2 है, 3 + 1 है और आपके पास ये है कि 0 + 4 है, 4 + 0 है, ठीक है। एंड एक और कंडीशन बच सकती है 1 + 3। ये उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। इनमें हम एक ही कंडीशन ले लेते हैं, इसको और इसकी ये कंडीशन, दूसरी कंडीशन और ये तीसरी कंडीशन, तो 3 कंडीशन हो गई। तो हमें कुछ को ऐड करना होता है क्योंकि जो सेम चीजों को बता रहे होते हैं, तो हम इसीलिए यहाँ पे फैक्टोरियल n से डिवाइड कर देते हैं जिससे कि वो चीजें रिपीट ना हो। तो इस तरह से माइक्रो कैनोनिकल के पार्टीशन फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। और आप ज्यादातर इसको ऐसे भी बता सकते हैं, वॉल्यूम इन फेज गामा स्पेस। तो ये क्या होता है, पार्टीशन फंक्शन ऑफ माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। अगर आप कैनोनिकल एंसेंबल की बात करें तो सेम यही रहेगा, लेकिन एक चीज इसमें और ऐड हो जाएगी, फैक्टोरियल n h की पावर 3n इंटीग्रेशन e की पावर माइनस बीटा e d q 3n d p 3n। अब फ्रेंड्स ये कहाँ से आया, देखिए आपके पास लिमिटेशन है कि एनर्जी तो आपकी फ्लक्चुएट कर सकती है, ठीक है। टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन देखिए अगर आप पार्टिकल्स की एनर्जी की बात करें तो हायर एनर्जी, ऐसा नहीं है कि फाइनाइट एनर्जी तक जाएगा पार्टिकल की एनर्जी कहीं ना कहीं जब लिमिट होगी तो हमारा जो बीटा है वो 1/kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, T को बताता है। अगर हम इस वाले टर्म को इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं नेगेटिव साइन के साथ तो ये चीज बताती है कि इस एनर्जी से, केबी की एनर्जी से ज्यादा एनर्जी के पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेंगे सिस्टम के अंदर, ठीक है। इनफाइनाइट एनर्जी तक जाएंगे, इस टेम्परेचर के अंदर लिमिट हो जाएगी, धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली डिके हो जाएगा और एक वैल्यू पे जाके 0 हो जाएगा। तो ये टर्म अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसकी लिमिटेशन को बताता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर हम पार्टीशन फंक्शन और ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल की बात करें तो वही सेम चीज में भी रहेगी, h की पावर 3n फैक्टोरियल n, लेकिन इसमें आप e की पावर माइनस बीटा है क्योंकि आपने कहा कि थर्मल इक्विलिब्रियम में भी है, लेकिन आपने ये भी बोला है कि केमिकल पोटेंशियल भी उसमें कांस्टेंट है, ठीक है। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स में फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो आपको एक और टर्म इसमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी जिसे आप कहें e की पावर माइनस म्यू बीटा n, ठीक है। और साथ में ये dq3n और dp3n ये तो सेम ही रहेगा। तो आप इसको ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल के पार्टीशन फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, e की पावर
माइनस म्यू बीटा एन और पार्टीशन फंक्शन ऑफ कैनोनिकल एंसेंबल। ठीक है, क्योंकि ये सारा तो कैनोनिकल एंसेंबल का पार्टीशन फंक्शन है, उसको बस मल्टीप्लाई करना है, जिसमें केमिकल पोटेंशियल आपका कांस्टेंट है, लेकिन माइनस साइन से ये भी पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल भी धीरे धीरे करके डिके हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आपका ये टर्म क्या बता रही है कि जितनी भी स्टेट के बी टी से ज़्यादा की होंगी, एनर्जी की होंगी, वो लेस प्रोबेबल है। ठीक है, इसीलिए हमने इनको इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो आपको तीनों तरह के पार्टीशन फंक्शन पता चल गए हैं। अब आपको किसी भी तरह का थर्मोडायनेमिक सिस्टम पता है कि वो क्लोज है, आइसोलेटेड है या ओपन है, उस तरह के इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल फ्लक्चुएट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उस तरह को आप जज करेंगे कि वो किस तरह का एंसेंबल बनेगा। उस एंसेंबल के पार्टीशन फंक्शन की हेल्प से आप उसकी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी को निकाल सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, क्योंकि अब हम इनको रिलेट करेंगे मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी से। ठीक है, तो वो तो हमारा आगे का काम है। अभी इस लेक्चर में हम लोगों ने पार्टीशन फंक्शन समझ लिया है, लेकिन अभी हमें समझना बाकी है लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल स्टैटिक्स। ये आपको लगभग क्लासिकल स्टैटिक खत्म ही हो चुका है, कुछ थोड़ा बहुत जो भी बचा है एंट्रोपी, एक्चुअली एंट्रोपी अब से रिलेट करना बचा है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके बाद आप खुद मुझे बताएंगे कमेंट करके कि आपको कौन सा टॉपिक समझना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्लासिकल स्टैटिक्स या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। इसके लिए आपको ध्यान से देखना है कि हमारे पास अगर एक कंटेनर में n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं और उनके लिए जो अवेलेबल वॉल्यूम है कंटेनर का वो v है, ठीक है, और टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो एक पार्टिकल को कितना वॉल्यूम अवेलेबल होगा। अगर हम वॉल्यूम अवेलेबल फॉर वन पार्टिकल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, v अपॉन n के इक्वल हो जाएगा ना। और अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो, एवरेज डिस्टेंस अगर निकालनी हो कि एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल, अब हम ये मान लेते हैं एक पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल यहाँ है, तो इनके बीच की एवरेज डिस्टेंस की ये कितनी होगी। तो उसके लिए आप, क्योंकि एक स्फीयर होता है चारों तरफ, वॉल्यूम में बात कर रहे हैं, तो अगर हमें एवरेज डिस्टेंस निकालनी है तो वो हो जाएगी v अपॉन n की पावर 1/3। तो ये हो गई इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल के बीच की एवरेज डिस्टेंस। ठीक है, अब हमें देखना है कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स में डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल की बात करते हैं। हमें ये भी पता है कि डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट रहती है, और जिसे हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं, और ये डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी से दी जाती है। ठीक है, नॉर्मली तो h अपॉन पी इज इक्वल टू h अपॉन पी अंडर रूट 2me के इक्वल होता है, और जनरली जब e इज इक्वल टू हाफ mv² और इज इक्वल टू 3/2 kT के इक्वल, यानी कि पार्टिकल से एसोसिएटेड जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसकी थर्मल एनर्जी के इक्वल हो जाती है, तब उस कंडीशन में हम ये कह देते हैं कि ये जो वेवलेंथ है लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट 2m/kT, और 2 से 2 कैंसिल है, 3m/kT के इक्वल होती है। लेकिन अब हम ये थर्मल वेवलेंथ निकालेंगे पार्टीशन फंक्शन से। ठीक है, ध्यान रखना है इस कंडीशन में आपने क्लासिकली ट्रीट करते हैं पार्टिकल को। टी टेम्परेचर पे कोई आपका सिस्टम है तब उसमें हम कहते हैं कि पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव की होती है। तो इस कंडीशन में अगर हम थर्मल लेंथ वेवलेंथ निकालना चाहें तो हमें h अपॉन पी थर्मल निकालनी होगी। ठीक है, मोमेंटम थर्मल में, तो इसे हम कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन से निकालेंगे। कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन आपको मैंने बताया ही है कि ये होता है e की पावर माइनस बीटा ई, और इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी आते हैं और मोमेंटम के कोऑर्डिनेट भी आते हैं, लेकिन हमें तो मोमेंटम ही चाहिए ना। तो फ्रेंड्स हमको ध्यान रखना है हमें केवल मोमेंटम कोऑर्डिनेट को ही यूज़ करना है, और हम इसको इंटीग्रेट करके या समेशन की हेल्प से इससे हम निकालेंगे मोमेंटम, थर्मल मोमेंटम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए इससे अगर आप निकालते हैं तो इससे हम निकाल रहे हैं, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं अलग अलग कोऑर्डिनेट पे। आपके पास ये P है मोमेंटम में, P इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी px, Py इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और Pz इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहाँ पे हमारा dpx, dpy, dpz, और यहाँ पे हम देखिए बीटा इज इक्वल टू 1/kT होता है, और E इज इक्वल टू क्या होता है, p² अपॉन 2m।
और p आपका x y z तीनों का फंक्शन है, ठीक है, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। अगर हम इस क्वांटिटी को निकालते हैं तो आपके पास आता है 2 पाई एम के टी की पावर 3/2, ठीक है। ये चीज हमें देती है कि मोमेंटम स्पेस में थर्मल मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे आपका थर्मल मोमेंटम निकल गया है h/2 पाई एम के टी की पावर 3/2, इसे स्क्वायर कर दीजिए, पूरे की पावर 3/2। अब हमारे पास एवरेज डिस्टेंस है इतनी, हर पार्टिकल के साथ जो एसोसिएटेड वेव है, थर्मल वेवलेंथ है, वो इतनी है। अगर ये वेवलेंथ एक दूसरे को मर्ज करेंगी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे, तो पार्टिकल इंडिस्टिंग्विशेबल हो जाएगा। अगर ये डिस्टेंस थोड़ी दूर होगी, हर पार्टिकल के साथ जो एसोसिएटेड वेव है, एक पार्टिकल है उसके साथ ये वेव एसोसिएट है, ये इसके साथ है, इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है तो आप बता सकते हैं कि ये डिस्टिंग्विशेबल है। अगर इनके बीच की डिस्टेंस कम कर दी जाए तो ये इसके साथ ओवरलैप कर जाएगी। दैट मीन्स कि आप नहीं बता पाएंगे कि पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल है या इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो अब हमारे पास कंडीशन है पार्टिकल के डिस्टिंग्विशेबल या इनडिस्टिंग्विशेबल होने के बीच में कि एवरेज डिस्टेंस v/n की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थर्मल वेवलेंथ, और जो कि इक्वल टू है h²/2 पाई एम के टी की पावर 3/2। फ्रेंड्स, ये कंडीशन है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल की, आपको ये ध्यान रखनी है। इसमें हम ये वाला फॉर्मूला ले रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये पार्टिकल कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन से हमने इसको फाइंड आउट किया है। क्योंकि आप जनरली इसको देखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो ये यहाँ से निकला है। तो यहाँ पे आपकी कंडीशन आ गई है, इसमें आपका v/n इधर ले गए अगर इसको 2 पाई एम के टी की शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये आपका e की पावर अल्फा की वैल्यू थी। यहाँ पे ये e की पावर अल्फा हमने निकाला था जब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था, तो e की पावर माइनस अल्फा उसमें यूज होता था। तो यहाँ पे हम e की पावर अल्फा अगर बड़ा है 1 से, तब उस कंडीशन में आप लगाएंगे क्लासिकल, ठीक है। पार्टिकल जो होंगे वो क्लासिकल होंगे, दैट मीन्स डिस्टिंग्विशेबल हैं। अगर e की पावर अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तब उस कंडीशन में पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। देखिए, e की पावर अल्फा डिजेनरेशन फैक्टर है यहाँ पे, और इसमें ध्यान रखना है कि जो e की पावर अल्फा है शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तब ये स्ट्रांगली डिजेनरेट होगी। अगर e की पावर अल्फा ग्रेटर देन 1 तो है, लेकिन कम ही है, इनके बीच का डिफरेंस कम है, तब ये वीकली डिजेनरेट होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें क्लासिकल स्टैटिक्स लगानी है तो e की पावर अल्फा जो है उसको बड़ा होने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, और साथ में v/n की वैल्यू भी ज़्यादा होनी चाहिए। v/n की वैल्यू का मतलब n/v की वैल्यू कम, n/v की वैल्यू का मतलब डेंसिटी लो, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि आप क्लासिकल स्टैटिक्स को कहाँ लगा सकते हैं और प्रूव करके दिखाइए, तो आपको ये वाला प्रूफ दिखाना है कि जब डेंसिटी लो हो या टेम्परेचर हाई हो, तब आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स को लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।